वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फ्रेंड। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं टीफर 2016 का फिजिक्स सॉल्यूशन। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रियल लाइन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to x equal to infinity according to the distribution f of x equal to e की पावर माइनस 4x, then expectation value of cos 4x is। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि x जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रियल लाइन पे। जो रियल लाइन है वो 0 से इन्फाइनाइट है। उसके बाद और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस 4x। हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है cos 4x की। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। अब देखिए cos 4x हम कैसे निकालेंगे, पहले लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी लिमिट cos 4x एफ एक्स डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमें सीधा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट अप करते हैं। अब हमने क्या किया, एफ एक्स, इसमें एफ एक्स की जगह हमने ई की पावर माइनस 4x डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे को एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है इसीलिए। और हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, आपको फॉर्मूला इजीली पता होगा। उसके बाद हमने ये किया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, पुट अप करके वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं आई। सो आई इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी cos 4x ई की पावर माइनस 4x dx, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको हमने आई ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाय पार्ट से बाय पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। बोले तो आइलेट से कर सकते हैं ना, ठीक है, आइलेट से कर सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, ई की पावर माइनस 4x अपॉन 4 और भाई साइन 4x प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर 4x साइन 4x dx, ठीक है। उसके बाद हमने बाय पार्ट से सॉल्व किया। उसके बाद हम ये वाला इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए, ई की पावर माइनस 4x अपॉन में 4, ये हो जाएगा हमारा साइन 4x, और भाई यहाँ पे ये आएगा माइनस आएगा, ठीक है, अपॉन में 4, इसका हो जाएगा वापस से cos 4x माइनस में फिर से इंटीग्रेशन, ये भी हमने बाय पार्ट से लग किया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x dx, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर की साइड हम इसको 2 इधर ले जाते हैं, मतलब 2i इक्वल हो जाएगा ई की पावर माइनस 4x अपॉन में 4 साइन 4x माइनस में cos 4x, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इस 2 को नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 4x अपॉन में 8 हो जाएगा, बस वहाँ पे 4 था, इधर 8 हो जाएगा, साइन 4x माइनस में cos 4x। उसके बाद हम क्या करते हैं, आई इक्वल्स टू ई की पावर, अब हमें कुछ नहीं करना भाई, 0 से इन्फिनिटी अपनी लिमिट पुट अप कर दो, साइन 4x माइनस में cos 4x 0 से इन्फिनिटी। जैसे ही हम इसमें 0 से इन्फिनिटी लिमिट पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1/8। अब हमारा, चलो ये चीज़ तो मैंने सॉल्व कर ली, अब हम ये चीज़ भी सॉल्व करेंगे। बोले तो ये चीज़, ये तो बहुत ईजी है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 0 से इन्फिनिटी किया था ई की पावर माइनस 4x dx, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 4x अपॉन में 4, 0 से इन्फिनिटी हमने लिमिट डाली, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, cos 4x, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो। cos 4x क्या है, 1/8 अपॉन में 1/4, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इफ़ द एजन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके हमको एजन वैल्यू गिवन है, एजन वैल्यू 0 1 0 1 3, ये हमें एजन वैल्यू गिवन है, और हमें एजन वेक्टर गिवन है। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स निकालनी है A4 की हमें मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में एजन वैल्यू एजन वेक्टर गिवन है, हमें निकालना है मैट्रिक्स ऑफ A की पावर 4। अब सबसे पहले हमें पता है जो मैट्रिक्स हमें निकालनी है, A इंटू में एजन वेक्टर किसके इक्वल होगा,
एस इंटू में, एस मतलब एजन वेक्टर इंटू में ए, ठीक है, एजन वैल्यू ये हमें पता है। उसके बाद हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एस ए एस इनवर्स, ये उधर चल जाएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है, ए की पावर 4, तो बोलेंगे एस ए एस इनवर्स की पावर 4, मतलब एस ए की पावर 4 और एस इनवर्स ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एस इनवर्स की ज़रूरत है, तो एस इनवर्स निकालते हैं। एस इनवर्स क्या हो जाएगा, अब हमें एस गिवन है, एस गिवन है, हम निकालेंगे एस इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/6 -2 -3 -1 और -2 0 2 -2 3 और -1, ये हमारा मैट्रिक्स निकल जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास इन्वर्स निकल गया तो हमें पता है फॉर्मूला ए की पावर 4 इक्वल टू एस ए की पावर 4 एस इन्वर्स, ठीक है। अब देखो एस ये तो आ जाएगा बाहर, एस की वैल्यू डालेंगे 1 1 1, ठीक है, 1 0 -1 1 -2 1, उसके बाद ए की पावर 4 उसकी पावर 4 कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और भाई 3 की पावर 4 बोले तो 81, उसके बाद इनटू में ये भी है। उसके बाद एस इनवर्स की जो अभी वैल्यू निकली है -3 -1 और भाई -2 0 2 -2 3 -1, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आएगी 14 -27 और भाई 13 -27 54 -27 13 -27 और 14, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। मेनली हमें मेथड पता होना चाहिए जो आपके सामने है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ए की 4 इजीली निकल जाएगी, इन्वर्स निकाल लेना है, बस पुटअप करना है, फिर हमारे पास ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन अ ट्रायंगुलर लैटिस अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ लैटिस पॉइंट टू एनी ऑफ इट्स 6 नेबरिंग पॉइंट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एज शॉन इन फिगर। 6 इसके नेबरिंग पॉइंट है, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है इसकी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इज बैक एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 3 मूव। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि जो पार्टिकल है वो 3 मूव करता है, कोई भी 3 मूव करता है, उसके बाद वो वापस से अपना स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाए, उसके हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो देखो फर्स्ट मूव वो किधर भी कर सकता है, ए की साइड बी सी डी ई, उसके पास 6 ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इट शुड ईदर गो टू पॉइंट बी, और देखो सबसे पहले बोले तो वंस द पार्टिकल मेक्स फर्स्ट मूव इट विल रीच एनी वन, कोई भी पॉइंट पे पहुंच सकता है, ए बी सी डी एफ। सपोज इट रीच पॉइंट ए इन द फर्स्ट मूव, देन इन ऑर्डर टू रीच ओ आफ्टर नेक्स्ट टू स्टेप इट शुड ईदर गो बी के पास जाना पड़ेगा या इसको एफ के पास जाना पड़ेगा। अगर ये इधर पहुंच गया तो यहाँ पे वापस आते वक्त या बी के पास जाना पड़ेगा, एफ के पास जाना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी गो टू बी और एफ, 2 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टू मूव इज 2/6, 2/6 हो गई यहाँ पे। अब आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी और एफ पे पहुँचने के बाद इन नेक्स्ट मूव में द प्रोबेबिलिटी दैट विल रीच पॉइंट ओ, थर्ड मूव, वापिस से थर्ड मूव करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगी। अगर बी और एफ पे पहुंच गया तो वापस तो वो बस ओ पे ही आ सकता है, ठीक है, ना इससे आगे बढ़ेगा ना इससे आगे बढ़ेगा। तो इसकी हो गई 1/6 और पहले थी 2/6। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी तो इसकी क्या हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रीच स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 स्टेप, पहले हो गया 2/6 फिर हो गया 1/6, तो ये क्या आएगा 1/18। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप, एक बॉल को मैंने वर्टिकली छोड़ दिया h हाइट से, ठीक है। फिर वो क्या होता है, वो बॉल हर एवरी बाउंस बोल रहा है हर बाउंस पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरी बाउंस इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स अ क्वार्टर ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर बाउंस, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के क्वार्टर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बोला कि आपको हमें क्या बताना है, द बॉल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम, कितने समय बाद वो जो बॉल है वो रेस्ट में आ जाती है, तो हमें ये बताना है। तो हम
सबसे पहले बोलेंगे कि देखो आफ्टर ईच बाउंस इट्स स्पीड बिकम 1/2 ऑफ इट्स स्पीड बिफोर बाउंस। इसकी स्पीड जो होती है वो पहले से कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने बोला है कि आफ्टर ईच बाउंस इट्स स्पीड बिकम 1/2 ऑफ इट्स स्पीड बिफोर बाउंस। कैसे, हम वो बोल रहे हैं कि भाई ये कहानी बोल रहे हैं हम कि पहले की से 1/2 हो जाती है स्पीड। कैसे हो जाती है, क्योंकि हमको गिवन है काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/4 इसके हो जाती है। ठीक है, बोले तो mv1 इज इक्वल टू mv2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू 1/2 ऑफ v2, और हम आपको यही बोल रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी हमारी 1/2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, बट इसने बोला कि पहले वाले मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये यहाँ पे v1 आएगा क्योंकि इसने फर्स्टली बोला था। यहाँ आएगा v2, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे भी आप चेंज कर लेना। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्योंकि उसने बिफोर पहले वाली वेलोसिटी बोला है, पहले वाली वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई कि जो बाद वाली स्पीड है वो पहले वाले के 1/2 हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन हमको गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद स्पीड बिफोर फर्स्ट बाउंस, स्पीड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2gh। ठीक है, इसके लिए तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, पहले क्या होगा v/g प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा सब में e/v/g प्लस में e² v/में g, ऐसे ऐसे सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v/g 1 प्लस यहाँ पे 2 बार e प्लस e² प्लस दिस वन। ठीक है, उसके बाद कॉमन ले लिया सीधा हमने, कुछ नहीं किया। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा √2h/g, और भाई 1 प्लस 2e/1 माइनस e। अब हमने इसमें लगा दिया सीरीज़ का फॉर्मूला, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं था भाई, इसमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे दिया, फटाक से मैंने वेलोसिटी का निकाला। मेरे को वेलोसिटी पता है और टाइम भी पता है, v/g 2, ये आ जाएगा, सीरीज़ बन गई, ये सीरीज़ का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। क्या है देखो, इन अ मूविंग कार द wheels will skid if its brake are applied too suddenly. This is because एक कार मूव कर रही है। ठीक है, उसका व्हील, एक कार मूव कर रही है, उसका व्हील क्या हो गया, स्किड हो गया जब हमने ब्रेक अप्लाई किया। कैसे फिसला भाई, इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा सीधा, द इनर्शिया ऑफ कार विल कैरी इट्स फॉरवर्ड, क्योंकि जो कार का इनर्शिया था वो उसको आगे की साइड ले जा रहा था। जैसे ही ब्रेक लगाया कार फिसल गई पीछे की ओर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया जो था कार का वो कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा था आगे की ओर, इसीलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एयरक्राफ्ट विच वेट, जिसका वेट कितना है 12,000 किलोग्राम व्हेन अनलोडेड। ठीक है, इसके अंदर हमने 4,000 फूड पैकेट रख दिए जो कि 1 kg के हैं ईच। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली चल रहा था, इतनी वेलोसिटी से चल रहा था, और एक एक फूड पैकेट नीचे की ओर गिरा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है क्या, इसमें सीधा सिंपल निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट 2 पैकेट ड्रॉप विल बी, लास्ट 2 पैकेट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है हमें। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। कैसे, वेलोसिटी तेरे को दे दी, किलोमीटर 1000 और पर आवर 3600 सेकेंड, चेंज कर लिया, अब कितना आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि हर फूड पैकेट आफ्टर 1 सेकेंड गिरते जाता है, 1 सेकेंड में एक फूड पैकेट, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर फूड पैकेट गिर रहा है, तो हर सेकेंड में फूड पैकेट गिर रहा है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, 1 सेकेंड में 150 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड में 150 मीटर, तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 150 मीटर। तो इसमें लास्ट के दो पैकेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 150 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी ईजी भी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इमेजिन अ नैरो टनल, एक नैरो टनल है, इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ अर्थ ए शॉन इन फिगर। उसके बाद बिलो दैट
द मास एग्जीक्यूटिव क्रिएट द टनल इज एक्सट्रीमली सो स्मॉल, जो इसके अंदर हमने एक क्या किया, अ पर्सन फॉल इनटू टनल, एक पर्सन को हमने इसमें गिरा दिया, ठीक है, जिसका मास m है, बहुत कम होगा भाई अर्थ के अकॉर्डिंग, बोले टाइम t0 पे हमने इसको गिरा दिया, और टनल क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो बोल रहा है कि पर्सन विल बी, 4 ऑप्शन गिवन है आपको। पहला क्या है, स्टेट गिरेगा, इतनी ग्रेविटी है, टाइम t, टाइम दे दिया हर किसी में, एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक है सिंपल हार्मोनिक, फिर सिंपल हार्मोनिक, एक है स्ट्रेट लाइन। इन चारों में से देखते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब कोई भी बॉडी ओ पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ओ पॉइंट में पहुंचते ही वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, बोले तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस हो जाएगा, किससे, नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। उसके बाद इफ द बॉडी इज अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट ओ, द नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स इसमें कौन सा एक्ट करेगा, एफ कोस थीटा एक्ट करेगा, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू एफ कोस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया कि भाई नेट फोर्स GMM एफ कॉस थीटा, इसको मैंने आर कॉस थीटा को मैंने लिख लिया एस। उसके बाद नेट फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसको मैं इधर लेके गई तो इधर आ गया प्लस। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, तो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा निकल गया। टाइम क्या होता है, 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा हमने वैल्यू रखी, तो हमारे पास आया ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, विद आ टाइम कितना, इतना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्पेयर है जिसकी रेडियस है a, इस प्लेस्ड इज अ सेंटर, सेंटर पे हमने उसको, सेंटर पे उसका ओरिजन है। उसके बाद अ पॉइंट डाइपोल, एक पॉइंट डाइपोल मोमेंट है एक्स जेड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आई कैप और के कैप यूनिट वेक्टर है एक्स और जेड एक्सिस के। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज डाइपोल स्ट्रेंथ जिसकी है पी डैश और डिस्टेंस है डी डैश फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बोल रहा अगर डी डैश जो है आपका वो है a² हो जाए, तो बोल रहा है आपको पी डैश की वैल्यू निकालनी है। पी डैश की वैल्यू सिंपल देख, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि इमेज चार्ज क्यू की जो इमेज होगी वो ये होगी, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद हमें पी डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इमेज रख दो, डी रख दो, उसके बाद ये वैल्यू रख दो गिवन है जो। फिर हमने क्या किया, AQ/D, इसके बाद ये क्या हुआ, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और भाई ये आ गया डेल डी। उसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करके पी फैक्टर आ गया। उसके बाद यहाँ से आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि द पोलराइजेशन इज एवरीवेयर रेडिकल आउटवर्ड, बाहर की साइड पोलराइजेशन है एक विद मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हमको पी की वैल्यू ये गिवन है, हमें निकालना है बाउंड चार्ज डेंसिटी। बाउंड चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, देखो बाउंड चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस डेल डॉट पी। पी हमको गिवन है, ठीक है, पी हमको गिवन है, बट हमें इसका डेल का फॉर्मूला लगाएंगे -1/r, और भाई d/dr r/p/r। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू रखी p0r²। जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आएगी क्या वैल्यू, -p। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक सर्कुलर लूप है जिसकी फाइन वायर, एक सर्कुलर लूप है जो फाइन वायर से बना है जिसकी रेडियस है r, कैरिंग अ करंट, इसके अंदर I करंट है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द वायर, अगर इनकी ब्रेकिंग टेंशन TB है, द वायर विल ब्रेक व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड। तो बोल रहा है वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये बताना है हमें। तो देखो ये हमें इजीली समझ आ रहा है डायग्राम से, इधर टेंशन लगेगी इधर टेंशन लगेगी, हमने d(θ/2) मान लिया बहुत स्मॉल। उसके बाद हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 2t sin d(θ/2) इक्वल हो जाएगा I/dl/b, ठीक है। बोले तो इसको हम लिख सकते हैं dl को r(d)θ इंटू में b। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 2t d(θ/2), क्योंकि हमने साइन को बहुत नेग्लिजिबल मान लिया, बहुत स्मॉल वैल्यू मान ली, b d(θ), ठीक है। उसके बाद आने के बाद यहाँ से सब कुछ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2 हो गया, और हमारे पास आ गया t = I/R/B। तो हमारे पास b कितना आता है, b आता है t/में
I इंटू में R, ठीक है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो कि हमने पूछा था। तो ये बोलेगा कि भाई इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन TB, अगर ब्रेकिंग टेंशन ये TB हम लेते हैं तो हमारी वायर जो है वो इतने मैग्नेटिक फील्ड, अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो गई ना तो हमारी वायर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे हो जाएगा बहुत इजीली, काफ़ी बार किया भी हुआ होगा आपने, थर्मो का है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय नेग्लेक्टिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बट नॉट क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब हम थर्मल काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला लगाओगे ये आएगा, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोट आएगा पीछे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैन बी नेग्लेक्टेड। फिर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लेके और लैम्डा इज इक्वल टू h/p में वैल्यू रख के उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल 0.218 एंगस्ट्रॉम आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ सॉल्व करेंगे 3.3 आएगी, जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत कम है। तो सो क्वांटम मैकेनिक्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसमें आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है कि एक पार्टिकल है कन्फिट कर रहा है 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल में, और ठीक है उसका ग्राफ आपको दे दिया है कैसे कन्फिट कर रहा है। उसके बाद हमें क्या बताना है, एनर्जी बोल रहा है फॉर एनर्जी स्टेट फॉर दिस पार्टिकल, इसकी एनर्जी स्टेट पार्टिकल की क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्यों, जब हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, इसलिए ये ग्राफ इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, एक टेम्परेचर रेंज दे दिया आपको 100 to 1000 डिग्री सेल्सियस, मोलर स्पेसिफिक हीट दे दिया आपको, ठीक है। CP इज इक्वल टू 1 + T/5, ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट है। बोले अगर 0.2 किलोग्राम एक कोई मेटल है 600 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम उसको थर्मली कांटेक्ट में रखें किसके, उसी सेम मेटल के, लेकिन वो 0.1 किलोग्राम है और उसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बताना है फाइनल टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है CP कितना है 1 + T/5। उसके बाद हमारे पास 2 मेटल है, एक मेटल का मास दे दिया हमें 0.2 किलोग्राम और दूसरे मेटल का हमें मास दे दिया है 0.1 किलोग्राम, और ये हमारा है टेम्परेचर 600 केल्विन 600 डिग्री सेल्सियस पर, और ये है 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमारा T2 हो गया और ये हमारा T1 हो गया। तो भाई हम बोल सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय 0.2 kg जो मेटल है वो किसके इक्वल होगा, भाई हीट गेन करेगा ना, हीट गेन बाय कौन करेगा 0.1 किलोग्राम वाला मेटल, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना आप, ये हमारा इनिशियल था, ठीक है। इनिशियल क्या था M1 CP और DT, CP गिवन है इसलिए, और हीट का फॉर्मूला यही होता है भाई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर हमारा टेम्परेचर 300 हो गया, फिर फाइनल टेम्परेचर हमारा वापस से T हो गया, और भाई M2 CP और DT इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे 0.2 आपका मास कांस्टेंट है, क्या मैं बाहर ले सकती हूँ। उसके बाद 600 T, देन क्या हो जाएगा CP 1 + T/5 DT। उसके बाद हम क्या करते हैं 0.1 हम इधर से बाहर लेते हैं 300, और यहाँ T आ गया हमारी लिमिट। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा T + T/5 DT इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आगे समझ। उसके बाद भाई आप सॉल्व कर सकते हो, चलो फिर भी हम करा देते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इसको मैं 2 लिख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ क्या आएगा T प्लस में T²/10, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिमिट, ये आपकी लिमिट हो गई, प्लस T + T²/10, ये इसके साथ भी हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 1, ठीक है। T + T²/10
और यहाँ पे लिमिट कितनी आ जाएगी 300 से t इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अब तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t प्लस में t²/10, ठीक है, और भाई माइनस में 600 और माइनस में 3600 t² है ना इसलिए। उसके बाद प्लस नेक्स्ट वाले में t प्लस t²/10 माइनस 300 एंड माइनस 9000 इक्वल टू 0, इतना हो गया। उसके बाद भाई सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3t²/10 और ये हो जाएगा हमारा 2t और ये 3t हो जाएगा। 3t माइनस में इसको हम माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा ये इतना, और भाई ये आ जाएगा 82500, ठीक है इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को उधर भेज दो भाई, प्लस में 30t माइनस में 825, एक और 0 ऐड कर दो बस, इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, और 3 से लो, फिर से 3 से डिवाइड कर दो, 825 तो नहीं आएगा यार, 3 से डिवाइड करना है, 27500 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या लगाओगे, वही अपना b² माइनस 4ac माइनस b प्लस रूट b² 4ac माइनस अपॉन में 2a बोले तो 2, ठीक है। अब जैसे ही आप इस टेम्परेचर को सॉल्व करोगे, नियरली आपकी वैल्यू आएगी 519 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आ गया टेम्परेचर। देखो कुछ नहीं करना था, बहुत इजी था, आपको इजीली हमने बस हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करा है और ये प्लस कर दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने कुछ नहीं किया, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन सॉल्व किया। उसके बाद मेरे पास एक इक्वेशन आई, इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया और मेरे पास क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया मेरे पास 519 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसका मास नंबर 9 होगा, जो हमारा हैवीएस्ट न्यूक्लियस बनेगा ना, उसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 देखिए, 17 हमारा एसएसपी का क्वेश्चन है। क्या है, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस कांस्टेंट, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है जिसका लैटिस कांस्टेंट इतना है नैनोमीटर। उसके बाद द नंबर ऑफ एटम पर mm² अलोंग 111 प्लेन, 111 प्लेन पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पर mm² निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमने जो गिवन था मैंने वो लिख दिया। उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, हमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 111 प्लेन की बात कर रहे हैं, 111 प्लेन ऑफ किसका, सिंपल क्यूब का, ठीक है। कितना होगा, 3 × 1/6 इज इक्वल टू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ प्लेन ऑफ SCC। क्या होता है एरिया होता है √3/4 √2a², ये हमारा एरिया होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं, लो भाई स्ट्रक्चर ही बनवा लो तुम। उसके बाद ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, यही तो होता है SCC, ठीक है। उसके बाद क्या हमें ए पता है, हाँ हमें ए पता है, एरिया निकल जाएगा, निकालो जा रहा है एरिया √3/4 और भाई यहाँ आ जाएगा √a² यानी कि, ठीक है, इनटू में ए क्या है हमारा 0.287 इसका स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, और नैनोमीटर भी है। तो हमें किस में चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम पर mm² में चाहिए। क्यों ना मैं इस नैनोमीटर को चेंज करके mm² में लिख दूँ। देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर 2 × 4 कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 0.287 इनटू में, यहाँ पे नैनोमीटर को मैंने किस में कर दिया, mm² में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ तक हमारा आ गया एरिया। अब इसको सॉल्व करो ज़रा, एरिया की वैल्यू कितनी आती है हमारी, एरिया की वैल्यू आती है 7.133 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर mm² इज इक्वल टू 2.8 × 10⁻3, ठीक है। मतलब
देखो लैटिस पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, 2.8 जो हमारे लैटिस कांस्टेंट दे रखा है इतना, मतलब भाई हमारा 0.5 अपॉन में क्या निकल के आया हमारा एरिया, उससे डिवाइड कर दो, इंटू में 10⁻⁻14, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 10⁻12। मतलब देखो अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना, क्या नंबर ऑफ एटम्स पर mm² विल बी मल्टीप्लाई ऑफ लैटिस पॉइंट पर mm², बिल्कुल यही होगा। बोला इफ बेसिक कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, द नंबर ऑफ एटम कितने हो गए पर mm², भाई 3 से मिलके बना है, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू 10⁻12, तो ये कितना आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻13 एटम पर mm²। देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक बार दोबारा से इसको अच्छे से देख लिए। सबसे पहले हमारी लैटिस कांस्टेंट गिवन थी, लैटिस कांस्टेंट गिवन था, उसके बाद हमारे को 1 इसका मैंने सीधा क्या लैटिस पॉइंट निकाल लिया, 1/2 आ गया। फिर मैंने एरिया का फॉर्मूला पता था, मैंने एरिया की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर mm² इतना, फिर इसको मैंने किससे एरिया से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने करा तो मेरे पास ये वैल्यू आई। फिर मेरे पास था कि भाई 3 उसके अंदर पॉइंट होंगे, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसलिए। उसके बाद हम मेरे पास आ गया ये, तो ये क्या है ये नंबर ऑफ क्या निकल गया, नंबर ऑफ पर mm²। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, एक ग्लास फाइबर है, लाइट प्रोपगेट बाय TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनर सरफेस, लाइट प्रोपगेट कर रही है TIR से फ्रॉम इनर सरफेस, अ वेरी शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट एंटर्स अ परफेक्टली यूनिफॉर्म ग्लास फाइबर T = 0 एंड emerges from the other end of fiber with negligible losses. If refractive index of the glass used in fiber अगर 1.5 है, तो लेंथ इज एग्जैक्टली 1.0 किलोमीटर at the time t at which the output pulse will have completely excite the fiber। अच्छा, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने समय बाद वो जो आउटपुट पल्स है वो फाइबर से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब देखो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमने डायग्राम बनाया, ये हमारी पल्स है, तो ये कितने समय बाद, कितने टाइम बाद वो बाहर निकलेगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप 4 क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 4 TIR के लिए पल्स मस्ट बी इंसिडेंट, पल्स इंसिडेंट होगी पर कितने एंगल से, एट एंगल θi = θc = sin इनवर्स 1/μ। ठीक है, अब देखो म्यू की वैल्यू गिवन है, साइन इनवर्स 1.5। अब इसकी वैल्यू आप बाय कैलकुलेटर निकालना, कितनी आएगी 41.81 डिग्री। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए अब हमारा जो पल्स है वो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई, मान लो मैंने ये L लेंथ है, ये है हमारी L लेंथ। ठीक है, ये हमारी L लेंथ है। उसके बाद तो मैं अलोंग जा रहा है, इसके अलोंग, तो ये और भाई ये θc है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस वो कवर करेगा मैं मान लूँ d कोसिकेंट θc यूँ। ठीक है, और भाई अभी भी समझ नहीं आया ना, तो आप इसमें कोसिकेंट ये θc रहा और कोसिकेंट θc की वैल्यू निकाल लेना, या फिर नहीं समझ आया तो, बट डिस्टेंस इसका एक्चुअल ये होगा। उसके बाद तो L कितनी दी हुई है, और भाई कोसिकेंट थीटा, जब साइन इसकी वैल्यू निकल गई और भाई इसकी निकल गई साइन की, तो कोसिकेंट की भी निकल जाएगी भाई कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। उसके बाद में निकालना है क्या है, टाइम टेकन, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस L कोसिकेंट θc अपॉन में C अपॉन म्यू। ठीक है, करना 10⁻³ अपॉन में 3 इंटू 10⁸ इसकी स्पीड, और भाई 3/2 ये हो जाएगा। उसके बाद 3/2 ये हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 7.5 म्यू सेकेंड। ये आपका हो गया टाइम। समझ आया, बहुत ही आसान था, बस एक बार थोड़ा सा गौर करना है, इन
स्टार्टिंग में मेरे को ये निकालना है, फिर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, और भाई टाइम निकाल लो, सिंपल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या है देखो, एक बार मैं समझा देती हूँ, क्वेश्चन में आप देख लेना। एक ऑब्जर्वर है, खड़ा है, एंड एट द एज ऑफ अ स्विमिंग पूल के एज पे ऑब्जर्वर रिसीव द पूल, ए ऑप्शन होगा, सिंपल। नेक्स्ट है कंसीडर अ प्रोसेस विच एटम ऑफ एक्टिनियम का एटम दे दिया, अच्छा, और रेडियम कन्वर्ट हो रहा है रेडियम में। रिएक्शन कौन सी सही होगी? ऑप्शन नंबर सी आएगा, ये भी कर देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 22 में देखो, दो होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल है, प्रोड्यूस डिफरेंट रेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवन थो द एटम आर नोन टू हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम है। दिस लीड्स टू कंक्लूजन दैट द एटम मस्ट बी, एटम क्या होगा? अरे भाई केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उनकी, और तो और क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, आइसोटोप कहलाएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन द जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट शोन ऑन द राइट, द ओपैम्प एम्पलीफायर हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। इसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा हाई इनपुट इम्पिडेंस है, इतना। और भाई ओपन गेन है इसके पास 1000 का, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रेंज अंडर कंसिडरेशन एज्यूमिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रो नेग्लिजिबल करंट, ठीक है। द वोल्टेज रेशियो हमें क्या बताना है? V2/V1 निकालना है। क्या निकालना है? V2/V1। कुछ क्या देखो, तो हम क्या कहेंगे? 4 अगर आइडियल ओपैम्प एम्पलीफायर है हमारा, तो हम बोलेंगे AV इज इक्वल टू -RF/RI। सिंपल, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो अब सब काम आसान है। अच्छा, और भाई ये तो मैंने बात कर ली आइडियल की, और अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, अरे भाई प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की, तो बोल रहे प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में बताओ ज़रा क्या होगा? AV जो है लेस होगा आइडियल ओपैम्प से, भाई ये पता होना चाहिए। AV विल लेस देन ऑफ आइडियल ओपैम्प, तो भाई AV कम होगा, तो मैं AV कितना ले लूँ? -90 ले लूँ, ठीक है। ऑप्शन में यही सही है, क्यों भाई? देखो तीनों ऑप्शन में देख लो ना तुम। ए ऑप्शन में देखिए क्या है आपको, ए ऑप्शन में गिवन है -190, बी ऑप्शन में गिवन है फिर से -190, सी ऑप्शन में गिवन है -90, डी ऑप्शन में गिवन है 80। आपको पता होना चाहिए, आपको आइडियल ओपैम्प गिवन है, आपको इसका रेशियो निकालना है, AV निकालना है, ठीक है। तो आइडियल ओपैम्प के लिए तो ये सीधा आ गया इससे -100, ठीक है। और प्रैक्टिकल ओपैम्प एम्पलीफायर के लिए क्या होगा? AV जो है, याद रखना, AV प्रैक्टिकल का कम होता है और आइडियल का ज़्यादा होता है। तो AV इसका इससे कम देखो, इससे कम देख लो, अब कौन सा है? यही तो है, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये नहीं -190 लिख दो, इतना भी कम नहीं, थोड़ा उसके अप्रोक्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, देन उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस R1 एंड ये हमारा रेजिस्टेंस R2। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये एंड दिस वन, ये है हमारा 2 किलो ओम। उसके बाद यहाँ हमारा लोड लगा हुआ है, लोड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये और यहाँ तक ये कितना है? 7.5 वोल्ट, ठीक है। अर्थिंग भी है क्या? हाँ अर्थिंग, ये लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन ऑन द राइट, assume that the voltage drop between the base and the emitter कितना है? 0.5 watt। सॉरी, what will be the ratio of resistance? आपको निकालना है R2/R1 in order to make this circuit function as a source of constant current 1 milli amplifier, ठीक है। तो देखो आपको इस पे काम करना है। अच्छा, I इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर है, तो भाई IC तो हुआ ये, अच्छा IC हुआ तो नियरली इक्वल टू IE, ठीक है।
अच्छा, इस सर्किट से आपको एक इक्वेशन फटाक से याद आएगी क्या, वी बी इज इक्वल टू आई ई आर ई प्लस वी बी ई। ठीक है, अब जब आपको ये इक्वेशन याद ही आ गई है तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, आई ई की वैल्यू 1, ठीक है, आर ई कितना है, आर ई 2, उसके बाद वी बी ई कितना है 0.5। ठीक है, फटाक से पुटअप करते हैं, देखिए जरा। तो वी बी इक्वल्स टू 2 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, और हमें पता है वी बी क्या होता है, R1 VCC अपॉन में R1 प्लस R2। वी बी मेरे पास निकल गया है भाई, R1 इंटू में VCC मेरे को पता है 7.5 होगा। और भाई ये लो हो गया सॉल्व, मैथमेटिकल बचा है अब तो बस, R1 बाय R2 बाय R1 कर लो, क्या आएगा 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिख रहा है ये सर्किट है। फॉर द सर्किट डिपिक्ट ऑन द राइट द इनपुट वोल्टेज वी आई of in is a simple sinusoidal as shown below where the time period is much smaller than compared to time constant of circuit। इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। इसमें ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा, देखो ध्यान से सुनना कैसे। Since the time period of sinusoidal input is very small as compared to time constant of circuit, sinusoidal input बहुत बहुत small होता है। So practically they want to be any charging or discharging of capacitor होगा। So output voltage waveform is same as the, तो जो इनपुट का होगा वही आपका आउटपुट का होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 25। यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, याद रखना सेक्शन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे को इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स ई की पावर है, ऐसे लिख लो, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन रूट 2। आपको बस इसको सॉल्व करना है भाई, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता होगा, चलो करा देते हैं। डी आएगा इसका, वैसे ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, कैसे आया देखिए, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी एक्स बाई एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन है। अच्छा एक चीज़ देखिए, पहले हम समझा देते हैं आपको कि 1/√2 और 1/√3 ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो x से डिवाइड होगा। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट लगेगी 1/√3 से 1/√2। और देखना अब आंसर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 1/x तो एज इट इज़ रहेगा ही, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन √3 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन √2। नहीं समझे, दोबारा देखिए, मेरे पास ना ये इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन केवल इसी सब्सटीट्यूशन से सॉल्व होगा। किस सब्सटीट्यूशन से, ये इंटीग्रेशन था। ठीक है, ये तो हटाओ, आपका आंसर साइड में हटाओ, पहले तो ये सॉल्यूशन। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को मैंने, ये हो गया। उसके बाद देखो मैंने एक चीज़ समझाई है कि इसका इंटीग्रेशन ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ कैसे, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ y के रिस्पेक्ट में तो ये होगा, इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी ये मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई इतना समझ आया, इसी से ही होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, मैंने ये सब्सटीट्यूशन लगाया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी 1/√3 से 1/√2 ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया सॉल्व, समझ आया। उसके बाद देखो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे, नहीं समझे, एक बार दोबारा अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को वापस से देख लीजिए, y = 1 ये, और फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, एक बार दोबारा अच्छे से समझा देंगे। I = 1/√3 से 1/√2 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर दो भाई, अब तो सिंपल है,
1/√2 ई की पावर माइनस एक्स वाई। पहले मैंने कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कर दो डी वाई इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या आएगा, 1/√3 1/√2 1/y डी वाई इक्वल टू log y 1/√3 और बाय 1/√2 क्या आ जाएगा, log 1/√2 माइनस log 1/√3 1/2 कॉमन log 3 माइनस log 2। अब भाई इनकी वैल्यू डाल देना, तुम्हारे पास 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आएगा ये भाई आगे था यहाँ पे पॉइंट, तो मैंने इसको पीछे 10 के पावर -1 लिख दिया। तो ये था आपका इंटीग्रेशन, कुछ नहीं किया मैंने को। सबसे पहले हर चीज़ में सब्स्टिट्यूशन लगता है यार इंटीग्रेशन में, तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको कि मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी, dx पहले से था ही और ये इसके साथ dy आ गया। मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज किया, इसको जैसे मैंने चेंज किया फिर मैंने सिंपल 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 इंटीग्रेशन किया, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि अ यूनिफॉर्म सॉलिड व्हील ऑफ मास m एंड रेडियस r इज halted एट अ स्टेप ऑफ h as shown in figure। ठीक है, द मिनिमम फोर्स F applied horizontally at the center of wheel necessary to raise the wheel over this step is। देखो क्या है कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड व्हील है जिसका मास है m, रेडियस है r। ठीक है, वो कितनी h हाइट पे मतलब चल रहा है, तो ये h हाइट यहाँ पे है जो आपके फिगर में दिख रही है। द मिनिमम फोर्स बोल रहे हैं हमने एक F मिनिमम फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाइड किया व्हील के सेंटर पे। बोल रहे हैं कि वो इस स्टेप को मतलब जो आगे स्टेप है उस स्टेप को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो वो कितना फोर्स हम उस पर लगाएंगे, हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। देखो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैसे आएगा देखिए, हमें क्या करना है, टू रेज द व्हील ओवर द स्टेप। ठीक है, टू रेज द व्हील ओवर द स्टेप हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना हम फिगर बनाते हैं। ये जैसे हमारा व्हील है, ठीक है, ये हमारा व्हील है। उसके बाद यहाँ पे हमने बोला सेंटर पे मैंने इधर F फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मान लो ये ऐसे फ्लोर हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे क्या लगेगा, इसका mg डाउनवर्ड में। उसके बाद यहाँ से ये एंगल क्या है, थीटा मान लो, हमने मान लिया। उसके बाद ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, मतलब ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम बोलेंगे यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट मान लिया O पॉइंट, तो हम बोलेंगे टॉर्क अबाउट O पॉइंट। टॉर्क अबाउट O पॉइंट, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा। ठीक है, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तो देखिए कितना होगा। हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई एफ आर साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन mg/r cos थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसी से हमारे पास ये आ जाएगा f इज़ ग्रेटर देन, r से r कैंसिल और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आ गया है, तो अब हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको थीटा सामने गिवन है, क्यों ना मैं कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ले। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √r² माइनस में r माइनस h का स्क्वायर अपॉन r माइनस h। कॉट थीटा की वैल्यू आप फिगर से निकाल लेना। ठीक है, निकल जाएगी आराम से। उसके बाद यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी √h। इसको हम खोलेंगे तो ये सॉल्वर के माइनस h2r माइनस h अपॉन में r माइनस h, ये हमारे पास आ जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाली क्यों है, मुझे इसमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू निकलेगी। तो अब इसमें कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दो, बोले तो F इक्वल टू mg, और भाई कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई है, √h अपॉन 2r माइनस h अपॉन r माइनस h। ठीक है, ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो F मिनिमम चाहिए हमें, तो ये कितना आ जाएगा, mg और भाई √h
2r माइनस एच तो रहेगा ही, अपॉन में r माइनस एच, ये हमारे पास f मिनिमम की वैल्यू आ गई। और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी है। कैसे किया हमने, सबसे पहले फटाक से हमने डायग्राम बनाया और सिंपल हमने ये लगा दिया टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट। यहाँ से मैंने एफ की वैल्यू निकाली, मेरे पास यहीं से ही आंसर आ गया था, बस मैंने कॉट थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल के और इस फोर्स में रख दी, तो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पहले है क्या वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि इन आ फ्यूचरिस्टिक स्क्रीनरो 2 स्पेसशिप, बोल रहे 2 स्पेसशिप है, ठीक है, एक तो ए है और एक ए स्पेसशिप है, एक बी स्पेसशिप है। आर रनिंग आ रेस, एक रेस में रन कर रहे हैं, वेयर दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेस को, बट फ्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रहे हैं फ्लो इसमें उसके बाद क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली है। उसके बाद एन ऑब्जर्वर फिक्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट दे बोथ क्रॉस द पॉइंट मार्क एंड, दोनों ने इस एंड पॉइंट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। which are equidistant from the starting point at the same time afterwards this observer receive the message from spaceship से क्या मैसेज रिसीव करता है। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, हमें इसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं पता होगी कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, कौन रेस को जीतेगा, तो सीधा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या है ऑप्शन नंबर ए, कि ए एंड बी बोथ क्लेम टू हैव वोन द रेस। ठीक है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, हमें नहीं पता। अच्छा अब हम फिजिक्स में इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए। पहले आप देखो, इन अ फ्रेम अटैच टू स्टार्ट, एक हमने फ्रेम स्टार्ट इस पे एक फ्रेम अटैच कर दिया, बोथ द स्पेसशिप हैव रीच एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। सो इन अ फ्रेम अटैच टू स्टार्ट स्पीड ए एंड बी इज सेम स्पीड है, ठीक है, विद स्पीड, जैसे कि हमने v मान ली स्पीड। तो देखो ये किससे होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या लगेगा, रिलेटिविटी लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, तो हम बोलेंगे कि जैसे हमने लिखा इन आ फ्रेम अटैच टू ए, मैंने एक फ्रेम ना ए पे अटैच कर दिया, अटैच टू ए पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय ए टू रीच एंड, ए को कितना टाइम लगेगा एंड पॉइंट पे पहुंचने में। तो देखिए टी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा आपको, ठीक है, अपॉन में वी ये हमारा आ गया टी ए सॉरी। उसके बाद देखिए स्पीड ऑफ बी इन आ फ्रेम, बी की स्पीड, ठीक है, इन अ फ्रेम अटैच टू ए, बी की स्पीड मैंने मान ली वी एक्स डैश, क्या हो जाएगी, वी एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसको सॉल्व भाई कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वी 1 माइनस ये वी क्या है, माइनस वी है, एक और माइनस, उसके बाद वी अपॉन में सी स्क्वायर, दोनों अपोजिट जा रही है इसलिए मैंने माइनस वी लिख दिया और कुछ नहीं किया भाई। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी आ गई हमारे पास किसकी, बी की, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय बी इन टाइम टेकन बाय बी इन आ फ्रेम अटैच टू ए, कितना टाइम लगेगा बी को, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं टी बी इक्वल टू में एक्स रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस में वी टी बी, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू निकाल के आए हैं, क्या वैल्यू निकाली हमने, ये वैल्यू निकाल के आए हैं हम अभी, टी बी इक्वल टू में कुछ नहीं करना भाई, एक बार हमें कॉन्सेप्ट पता हो जाए उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाओ और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करो। इसमें टी बी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस में वी बी इधर गया, वी टी बी, ठीक है,
यहाँ पे वी टी बी, उसके बाद 2v/1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी बी माइनस में वी टी बी, यहाँ बच गया x√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा वी टी बी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू x√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मेरे पास टी बी की वैल्यू आ गई है x√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में, सॉरी इसके बीच में, ये इसके नीचे होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये हमारे पास निकली है टी बी की वैल्यू। अब यहाँ से देखो, इसको हम बोल देंगे टी ए, इस वाली चीज़ को टी ए ही था, ये स्टार्टिंग में निकाला था, इक्वल टू टी ए और भाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। इससे क्या निकला? इससे निकला कि भाई टी बी जो है वो टी ए से बड़ा है ही बड़ा। ठीक है, क्योंकि टी ए इसमें मल्टीपल में आ रहा है। तो देखो हमने कौन सा, सबसे पहले हम देखो सीधा हम बोल सकते हैं, सो इन फ्रेम अटैच टू ए बी टेक मोर टाइम टू रीच एंड, बी को ज़्यादा समय लगा, सो ए विंस द, मतलब ए जीत गया रेस में। ठीक है, लेकिन ए किस में जीता? फ्रेम ए में जीता, अपने फ्रेम में जीता है, ए फ्रेम में जीता है ए। ठीक है, तो भाई सिमिलरली इसी तरह क्या होगा कि इन अ फ्रेम अटैच टू बी, बी विंस द रेस। अगर बी का फ्रेम होगा तो बी जीतेगा, ए का फ्रेम होगा तो ए जीतेगा। मतलब क्या है? बोथ ए एंड बी क्लेम टू हैव वॉन द रेस। ठीक है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। भाई सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने ए फ्रेम को लिया था। ठीक है, मैंने ए फ्रेम को लिया था, जिसमें क्या हुआ, ए फ्रेम को लिया तो ए विन हुआ। ठीक है, इसी तरह हम बी फ्रेम लेंगे तो बी विन होगा। तो दोनों में से कोई भी विन हो सकता है। इसकी दोनों की क्या है, पॉसिबिलिटी सेम है कि ए भी विन हो सकता है और बी भी विन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आपको एक इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, बता दिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक सी क्रिटिकल पॉइंट है, उस सी पे आपको क्या निकालना है, वी सी और पी सी निकालना है, मतलब क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, टिक कर लेना अभी। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी प्लस अल्फ़ा एन अपॉन में वी का स्क्वायर और वी माइनस बीटा एन इक्वल टू में एन के बी। ये उसके बाद देखो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी एन के बी टी अपॉन में वी माइनस बीटा एन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम निकालेंगे डी पी बाई डी वी, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस एन के बी टी अपॉन में वी माइनस बीटा एन का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा स्क्वायर अप एन स्क्वायर अपॉन में वी की क्यूब। ठीक है, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालो भाई, के बी टी अपॉन वी माइनस बीटा एन का स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन वी की पावर 4। ठीक है, इसका निकलने के बाद आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, भाई क्या होता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, इक्वल टू 0 कर दो, मतलब इसको 0 कर दो। जैसे ही मैंने इसको 0 किया, क्या था मेरे पास 2n, अरे यार यहाँ पे भी के बी है, ये 2n के बी टी अपॉन में वी माइनस बीटा एन का क्यूब माइनस में 6 अल्फ़ा स्क्वायर एन स्क्वायर वी की पावर 4 इक्वल करो 0। अच्छा इसको 0 मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 2n के बी टी इक्वल कर दो किसके, 6 अल्फ़ा स्क्वायर एन स्क्वायर एन की वी की पावर 4, वी की पावर 4। ठीक है, अच्छा अगर हम दूसरे वाले को इक्वल करें, बोले तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करें। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, अभी तो निकाला था भाई फर्स्ट डेरिवेटिव,
ये आपके सामने, ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, मैंने इसको इक्वल कर दिया 0 के, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ चुकी है जो कि ये वैल्यू है, n आएगा यहाँ n² अपॉन में v³ ठीक है। आपकी इक्वेशन नंबर 2 और जो आपकी वो वाली इक्वेशन थी सेकंड डेरिवेटिव, मैंने उसको फर्स्ट दे दिया नाम, तो मैंने क्या किया, डिवाइड फर्स्ट, मतलब मेरे पास डिवाइड करते ही फटाक से ये वैल्यू आ जानी है v/3, यहाँ से आपका vc आ गया 3 बीटा n, क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आ गई तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूँ, इस वाली इक्वेशन में vc की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सेकंड में मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो क्या आएगा, n/bt अपॉन 2 बीटा n, ठीक है। 2 बीटा n का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 अल्फा स्क्वायर n² अपॉन में 27 बीटा क्यूब n की क्यूब। भाई यहाँ से जो TC आएगा वो आपका इतना आ जाएगा। एक एक चीज़ इसमें सॉल्व हो रही है तो ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो क्वेश्चन में गिवन है ना, उसमें आपको VC और TC की वैल्यू पुट अप कर दो, ठीक है, और उस इक्वेशन ऑफ स्टेट को सॉल्व कर दो, इतना कहानी ख़त्म। इक्वेशन ऑफ स्टेट भी लिख देते हैं, चलो यहाँ पे n/bt अपॉन v माइनस बीटा n माइनस में अल्फा स्क्वायर n² अपॉन v², इसमें पुट करो भाई, किसकी वैल्यू, t की और v की वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/b, t की वैल्यू 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 2 बीटा n, इसकी हो जाएगी 27, ये माइनस में अल्फा स्क्वायर n² अपॉन में 9 बीटा स्क्वायर n², ये आ गया। उसके बाद यहाँ से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले क्या किया, मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी, उसके बाद मुझे निकालना था क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। तो उसके लिए पहले मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात की, इनका डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट अप किया। मेरे पास 2 इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने जो यहाँ से मेरी VC की वैल्यू आई, मैंने फटाक से पुट अप करके PC की वैल्यू निकाली, TC की वैल्यू निकाली। उसके बाद PC जो हमारे को इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है, वहाँ से मैंने PC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आपके पास PC की भी आ गई, TC की भी आ गई, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, तीनों चीज़ की वैल्यू आ गई। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन आएगा, जो आप कर लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्वेश्चन क्या है, देखो आपको फिगर दिख रही है सभी को, इसमें क्या है, द हार्मोनिक ऑसिलेटर A एंड B इन एक्साइटेड स्टेट एजेंट स्टेट विद सेम एक्साइटेशन एनर्जी E है। उसके बाद बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो A की, वो किसके है, 2 टाइम्स है B की, मतलब क्या अभी बताते हैं। उसके बाद देखो तो बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा फिगर है, कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर है जो एक का वेव फंक्शन बताता है। देखो आपको गिवन क्या है, ये चीज़ आपको गिवन बोले तो EA इक्वल्स टू EA का फॉर्मूला ये होता है और EB का फॉर्मूला ये होता है, NH कट ओमेगा A NH कट ओमेगा B, ठीक है। अच्छा, फिगर में देखिए, जो आपको क्वेश्चन में फिगर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर, ठीक है, क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कितना है, 10H कट ओमेगा B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2N इक्वल्स टू में 10 और N इक्वल टू में 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, आपके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है जो कि 0, x और 10 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 0 और 10 को मैंने फिक्स कर दिया और मैंने x को ले लिया मूवेबल। द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा जब x इक्वल टू 0 पे होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू हमें वैल्यू निकालनी है। देखो हम कैसे लिखते हैं,
फोर चार्ज 2q टू बी इन इक्विलिब्रियम अगर 2q को इक्विलिब्रियम में होना है, इसकी बात करनी है हमें, तो भाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2q शुड बी ज़ीरो होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2q ड्यू टू q एंड 4q की वजह से वो भी ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, तो भाई मतलब क्यों ना हम ऐसे लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, 4q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कटता है काट दो, 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे आ गई 10/3। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 सर्कुलर लूप है ऑफ वायरिंग आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली हैविंग अ कॉमन एक्सिस पासिंग वर्टिकली थ्रू द सेंटर ऑफ ईच कॉइल। द लोअर लूप हैज रेडियस r एंड कैरीज अ करंट I। द अपर लूप हैज रेडियस r एंड डिस्टेंस इतना है। ठीक है, आपको क्या करना है, बोल रहा है कि if the lower loop is held fixed and the upper loop moves upward with a uniform velocity v equal to dx by dt, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी डायरेक्शन, किसकी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। चलो हम पूरा लिख ही देते हैं। देखिए, लेट अस कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे पहले हम, किसके अंदर, बिटवीन 2 कॉइल्स के अंदर। उसके बाद सपोज द करंट जो है I वो फ्लो हो रहा है इन अपर कॉइल, ऊपर वाली कॉइल में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस x पे है ऑन द एक्सिस। बोले तो ये लो फिगर बन गया, इधर एंगल थीटा ये इससे अटैच है, ये हमारा r है और ये लो I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये x है एंड ये r मान लिया, अब ये थीटा तो ये थीटा मान लिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड निकालो जरा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dB साइन थीटा, वैल्यू रखो म्यू नॉट I dl r अपॉन 4 पाई r क्यूब साइन थीटा। उसके बाद देखिए, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, r अपॉन r बाहर ले लिया, अंदर केवल बच गया dl। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे म्यू नॉट I r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2 पाई r इंटीग्रेशन। उसके बाद म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। उसके बाद ये क्या आएगा, नियरली अप्रोक्स म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन में 2x की क्यूब। ठीक है, फ्लक्स लोअर लूप के अकॉर्डिंग, लोअर लूप के अक्रॉस बात करें तो यही हो जाएगा या नहीं, यही होएगा भाई, फॉर्मूला पढ़ के आओ, म्यू नॉट पाई r स्क्वायर x की क्यूब इंटू में I। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा ये। उसके बाद अगर I करंट फ्लो कर रहा है, तो फाई इक्वल टू m डॉट I, मतलब म्यू नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन 2x की क्यूब इंटू में I। अच्छा, हमारे पास फ्लक्स आ गया, ईएमएफ निकल जाएगा, इसका डेरिवेट कर दो। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। जैसे इसका डेरिवेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारे पास वैल्यू आएगी r स्क्वायर v
अपॉन में 2x की पावर 4। ठीक है, ये आएगी एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप जैसे भी इसको करना चाहो स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी, तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 इज कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत आसान है भाई, कर लेना। ऑप्शन नंबर सी आएगा, काफ़ी बार किया भी होगा तुमने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते। देखो 35 में क्या है कि भाई एक डिजिटल सर्किट दे दिया आपको, ठीक है, एक डिजिटल सर्किट दे दिया और आउटपुट ये है, बता दिया, बोले कौन सा सर्किट इसके लिए सही होगा। आपको एक आउटपुट टेबल दे दी, बोले तो ये लो 0 0 0 0 0 1, उसके बाद 0 1 0। ठीक है, ये आउटपुट टेबल दे दिया आपको। टेबल देने के बाद आपको बस फिगर बताना है कि किसकी होगी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए आएगा सही। कैसे आएगा, मेरे को आउटपुट बताना है। ऑप्शन नंबर ए, फिगर देखना उसकी, उसमें आउटपुट यही निकल रहा होगा। एंड और नोट गेट पढ़े है ना, तो वहीं से ही करना इसको सॉल्व। उसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉमन ले लिया मैंने, सी का बार आएगा। ठीक है, उसके बाद ए बार बी बार प्लस ए बार बी सी बार। ठीक है, ये आने के बाद वाई का बार था, मैंने उसको एक और बार कर दिया। उसको कर क्या दिया, सर्किट में गिवन है। ठीक है, होगा ही ऐसे भाई, इसको सॉल्व कर लेना। चलो फिर भी हम करा देते हैं, बी का बार सी का बार। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी दोनों हटा दिए हैं, ए प्लस बी बार प्लस सी। इसको सॉल्व करना, तुम्हारे पास यही आएगा ए प्लस बी सी, और नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35 खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36 में है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। 36 में है कि एक ऑन अ प्लैनेट हैविंग द सेम मास डायमीटर भी सेम है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट बिकम वेटलेसनेस एट इक्वेटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस प्लैनेट इन मिनट्स। आपको टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड का सीधा सा फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ के आए हो। ठीक है, मतलब मुझे निकालना क्या है, पहले ओमेगा निकालना है। अच्छा, ओमेगा निकालना है तो फिर क्या करें हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, हमको एक बात पकड़ में आई क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेसनेस है, इक्वेटर पे उसका कोई वेट नहीं है, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर ई इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ से मैं ओमेगा निकल जाएगा मेरा, ये मेरे को पता है जी 9.8 रेडियस पता है अर्थ की, ये होती है भाई। टाइम पीरियड में 2 पाई बाय ओमेगा डालो, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू ये लो, सीधी की सीधी डाल दी हमने 9.8। क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करोगे तो आपके पास इतनी सेकंड आएगी, इतनी सेकंड को हम लिखेंगे 8, इतने मिनट को हम लिखेंगे 85 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर तो है नहीं, इसमें न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसमें 85 आएगा आपका आंसर, 85। ठीक है, कैसे आया, टाइम पीरियड निकालना था। मेरे पास एक बात मेरे को पकड़ में आ गई कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेसनेस है इक्वेटर पे, तो वेटलेसनेस है तो दोनों को क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये फोर्स दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, यहाँ से मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाली, टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली, खत्म क्वेश्चन, टाइम आ गया 85 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, द फंक्शन वाई एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका एक फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, log y माइनस log x प्लस 1, इसको सेटिस्फाई करता है विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आपको ये गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y3। y3 की वैल्यू होगी क्या, आपको निकालना है y3 की वैल्यू। अच्छा देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 1/y dy/dx माइनस 1/x। रुको, इतना फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, ऐसे करते हैं log y माइनस log x प्लस 1 अपॉन में x इधर भेज दिया, 1/i y dy। देखो यहाँ पे
1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। मैंने क्या किया, log y को z ले लिया, मेरे पास आया dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। इक्वेशन में पुट करा दो दोनों चीज़। मैथ्स में भी पढ़ के आए हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बार आनी भी चाहिए, बार बार आती है क्वेश्चन में। ई की पावर पी डी एक्स 1 बाय एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते इक्वेशन में डाल दो, 2 इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी लॉग एक्स प्लस में 1 बाय एक्स अपॉन में भी तो आएगा माइनस में 1 बाय एक्स प्लस सी। आया क्या मेरे पास, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में सी एक्स। मेरे पास ये कंडीशन गिवन है, मतलब log 3 मेरे पास सी गिवन है। पुट कर दो भाई, इसमें सी की जगह log 3 डाल देना, तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 3 की पावर x इंटू में x। तो y 3 इक्वल टू में 3 की पावर 3 इंटू में 3 इक्वल टू 81 निकल गया। ये उसने निकालने के लिए बोला था, मैंने इसलिए निकाला है, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू वैसे ही आई है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 38 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगर चलो फिर भी कर लेते हैं। दो कंटेनर है मेंटेन एट सेम टेम्परेचर और फिल किया हुआ है आइडियल गैस हुज मॉलिक्यूल मास इज m1 m2। द मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड गैस इज 10 टाइम्स RMS। ये बोला गया है उसने कि किसी की ना मीन स्पीड है, ठीक है, मीन स्पीड है वो किसके है, 10 टाइम्स VRMS के है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, m1 बाई m2 निकालना है। जिसको भी इनका फॉर्मूला पता होगा इजीली निकाल देंगे। अब इसका मीन का क्या होता है, याद करो थर्मोडायनेमिक्स को ज़रा, यही होता है। इसने बोला सेकंड गैस की है और ये है फर्स्ट की, ठीक है, ये फर्स्ट की और ये है सेकंड की, इसलिए मैंने मास ही लिया है, कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम। 3kT अपॉन m1, भाई फटाक से कर सकते हो आप इस चीज़ को। अब 3 पाई बाई 8 m1 बाई m2 इक्वल टू 300 पाई अपॉन 8 इक्वल टू 117.75। कितना आ गया, 118 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 38। बोला था बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन। देखिए, एक पार्टिकल है कन्फिट करा है वन डायमेंशन बॉक्स में, आपको Vx गिवन है। द एनर्जी इज एन वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकल आर डिनोटेड बाय E0 E1 E, ठीक है। ये है, आपको फिगर दे दी है, उसके बाद आपको साइन फंक्शन दे दिया है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन देखिए अब क्या होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया टाइम 0 पे एक मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल हुई है, तो आप हमें 100 P3 निकाल के बता दो। अब ये P3 क्या आ गया, P3 एक प्रोबेबिलिटी है, P3 है प्रोबेबिलिटी जो कि मेज़र करती है E3 को, ठीक है। कैसे होगा सॉल्यूशन इसका, देखिए साइन x है √2, अगर आपका x ये है 0 है, अदरवाइज ठीक है। P3 भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ज़रा क्वांटम मैकेनिक्स उठाकर देखो, यही होगा, राइट और नॉट, ठीक है। ये आपका, अब हमें वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, तभी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ। 5 साइन dx, तो यहाँ क्या आएगा, 0 से मेरे को लिमिट दे दी, ठीक है, क्वेश्चन में x की, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाली। ये होता है साइन 4 पाई x इंटू में √2 dx। इसको हमने कर दिया सॉल्व, 4 पाई x 0 से 1/2 है, ये आगे 0। अगर P3 ही 0 आ गया तो 100 भी आ जाए या फिर 1000 आ जाए, सभी 0 होंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, कंसीडर अ sawtooth वेव फॉर्म विच राइजेज लीनियरली फ्रॉम 0v to 1v इन 10 नैनोसेकेंड देन डिके लीनियरली, उसके बाद लीनियरली डिके हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ 100 नैनोसेकेंड। फाइंड RMS वोल्टेज इन यूनिट ऑफ मिली वोल्ट, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आपको किससे दिख रही है, फिगर से दिख रही है, तो हम लिख सकते हैं VT इक्वल्स टू 10 की पावर 8t
और भाई फिगर से लिखी है मैंने ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट माइनस में 10 की पावर 70 और भाई 10 की पावर -8, सब कुछ ये फिगर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आपको बात करनी है VRMS की, रूट लो इंटीग्रेशन स्क्वायर का, यही होगा। इंटीग्रेशन 0 से t v² dt, 0 से मेरे को लिमिट ये दी हुई है और मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू ये दी हुई है। टेन की पावर 8 t का स्क्वायर dt प्लस में एक और लिमिट, ऊपर हमने ऑलरेडी लिमिट तोड़ ली थी तब हम इसको लिख पा रहे हैं कि इसमें ये चीज़ है और इसमें ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई इसको सॉल्व करना है, कर लोगे? चलो फिर भी ध्यान से देखना अब एक एक चीज़। 10 की पावर 16 इधर आएगी बाहर, 10 की पावर -8 t² dt प्लस 10 की पावर -8 11 इंटू में 10 की पावर -8 1.21 प्लस में 10 की पावर 14 t² माइनस में 2.2 इंटू 10 की पावर 70 dt, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर 16 उसका t² का करना इंटीग्रेशन, यही आएगा 0 से 10 की पावर -8 प्लस ऐसे इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इतनी, ये तो हमने उसकी निकाली थी, किसकी, देखो इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉल्व करके। आप फिर टाइम तो पता ही है कितना है, 110 इंटू 10 की पावर -9, ये आप इधर टाइम को ये डालोगे और इसकी वैल्यू आपने निकाल ही ली तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा ये, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब आपका टिफर 2016 यहाँ पे ही ख़त्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे टिफर 2015 पे, ठीक है। एंड सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिफर 2015 में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो और एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए भाई सब प्रिपरेशन